हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बलबन। यह बलबन पर दूसरा भाग है। इसके प्रथम भाग में हमने जो है तुर्कान ए चहलगानी अर्थात चालीसा के बारे में पढ़ा था। साथ ही नासिरुद्दीन महमूद और मिन्हाजुद्दीन सिराज के बारे में पढ़ा था। बलबन के आरंभिक जीवन के बारे में पढ़ा था। बलबन के राजत्व के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था और बलबन अपने आप को और अपने राज दरबार को ईरानी आदर्श के अनुरूप ढालता है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। और यह भी पढ़ा था कि बलबन है वो अपने आप को प्रतिष्ठित वंश से जोड़ते हुए अपने आप को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियब जो कि एक तुर्की पौराणिक योद्धा था उसका वंशज साबित करने की कोशिश करता है, या उसका अपने आप को वंशज है वो बताता है। तो बलबन है उसका यह दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने इन सारी चीजों पर बात की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। बलबन ने अपने राज दरबार को और अपने नियमों को ईरानी आदर्श के अनुरूप ढाला। ईरानी आदर्श से तात्पर्य है कि जो ईरान है वहां पर जो मुस्लिम शासन था उनके जो तौर तरीके थे उनको उसने अपने राज दरबार में लागू किया। उसने ईरानी नववर्ष जो कि नौरोज कहा जाता था, जिसको नौरोज कहा जाता था, वो भी मनाना शुरू किया। यह एक ईरानी नववर्ष था जिस पर उत्सव मनाया जाता था और इसको नौरोज कहा जाता था। उसने अपने दरबार में सिजदा और पायबोस की जो ईरानी परंपरा थी उसको भी शुरू करवाया। सिजदा और पायबोस, सिजदा और पायबोस से क्या तात्पर्य है उसकी बात हम करते हैं। जब दरबार लगता था तो जो भी दरबारी हैं उसको बलबन के सामने घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना पड़ता था। इसको सिजदा कहा जाता था, अर्थात शासक के सामने घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना, यह सिजदा की श्रेणी में आता था। और एक उसने शुरू करवाया ईरानी प्रथा, वो थी पायबोस, अर्थात जो भी अमीर दरबारी वगैरह था उसको सुल्तान का चरण चुंबन करना पड़ता था, जिसको पायबोस कहा जाता था। यह होता था चरण चुंबन, अर्थात उसके पैरों को चूमना पड़ता था। ये दोनों ही परंपराएं ईरानी राज दरबार की मानी जाती हैं, जिसको सुल्तान बलबन ने अपने राज दरबार में लागू करवाया। और अपने राज दरबार की जो शान शौकत है, उसकी साज सज्जा है, उसके नियम कायदे हैं और भी बहुत सारी चीजें जो हो सकती हैं, वो सब ईरानी राज दरबार के अनुसार उसने शुरू करवाया। बलबन का यह मानना था कि सुल्तान है उसको निम्न वर्ग के लोगों से या सामान्य प्रजा से नहीं मिलना चाहिए, उनसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए। उसका राजत्व का सिद्धांत यह कहता था कि जब सुल्तान है वो सामान्य लोगों से मिलेगा जुलेगा, उनसे संपर्क रखेगा, तो सामान्य लोगों के चित्त और मन पर जो सुल्तान और शासक का भय और आभा जो होती है वो खत्म हो जाएगी और वो लोग सुल्तान या शासक बनने के स्वप्न है वो देखने लगेंगे। वो यह सोचने लगेंगे कि जो शासक है वो भी हमारी ही तरह एक सामान्य व्यक्ति है, अर्थात उनसे दूरी बनाने के पीछे
बलबन का यह मानना था कि जनता को या प्रजा को कहीं ना कहीं यह जरूर लगे कि जो शासक है वो हमारे में से नहीं है, वो देवीय व्यक्ति है और देवीय प्रदत्त गुणों से परिपूर्ण भी है। सुल्तान या शासक कभी भी अपूर्ण नहीं हो सकता, उसके नियम हैं, उसके फैसले हैं और उसकी सोच है वो गलत नहीं हो सकती। सुल्तान का जब दरबार लगता था तो उसके पीछे भरोसेमंद अमीर बैठते थे और उसके जो अंगरक्षक होते थे, जो शरीर में हट्टे कट्टे और भयंकर दिखने वाले होते थे और साथ में ही वो नंगी और चमचमाती तलवार लेकर खड़े रहते थे उसके सुल्तान के चारों तरफ आसपास। यह जो चित्र है वो सामान्य लोगों और दरबारियों के, अमीरों के मन में भय पैदा करता था। जब भी सुल्तान का जुलूस निकलता था तो उसके जुलूस में सेना की एक टुकड़ी होती थी, वो चमचमाती नंगी तलवार लेकर चलते थे ताकि देखने वाले सामान्य लोगों के हृदय हैं वो भयाक्रांत हो जाए। बलबन ने अपने राजत्व को बनाए रखने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन को भी कुर्बान कर दिया था। बलबन के 2 बेटे थे, जिसमें पहला बेटा मोहम्मद था जिसको उसने पश्चिमोत्तर सीमा पर लगाया था, जहां से मंगोल आक्रमणों का भय है वो हमेशा बना रहता था। एक मंगोल आक्रमण जो कि बड़ा ही भयानक था, उसमें उसके बड़े पुत्र की मृत्यु हो जाती है। वो बड़ा पुत्र बलबन को बहुत ही प्यारा था, उससे उसे अपार स्नेह था, लेकिन उसकी मृत्यु पर बलबन कोई शोक प्रकट नहीं करता है और वो किसी के सामने नहीं रोता है, नहीं दुख प्रकट करता है और ऐसा वो व्यवहार करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस घटना ने उसके हृदय को तोड़ दिया था। वो रात को जाग जाग कर इस घटना को लेकर रोता था, लेकिन उसने किसी भी नजदीक से नजदीक व्यक्ति, जो उसका करीबी से करीबी व्यक्ति था, जो उसके करीबी से करीबी सेवा करने वाले लोग थे, उनके सामने भी उसने कभी दुख प्रकट नहीं किया। वो दरबार में भी गंभीर मुद्रा में बैठता था। उसके दरबार में किसी को हंसी मजाक करने की इजाजत नहीं थी। नियमानुसार काम करना पड़ता था और बेफालतू की हंसी मजाक पर कठोर दंड दिया जाता था। बलबन ने अपने न्याय के लिए, यह हो सकता है कि उसने सामान्य लोगों में न्याय किया हो, लेकिन अपने न्याय की जो शक्ति है उसके द्वारा उसने अपने विरोधियों का भी दमन किया। बलबन हमेशा राजसी वेश में ही रहता था, यहां तक कि जब रात का समय हो, उसके आराम का समय होता था और उसके निजी सेवक होते थे, उनके सामने भी वो जो शासक के मोजे वगैरह, जो भी वस्त्र आभूषण वगैरह होते थे, वो नहीं चेंज करता था या उनकी जगह वो दूसरे नहीं पहनते थे। वो ही राजसी वेश धारण करके रहता था और उसने अपना व्यक्तित्व एक अलग तरीके से ही बनाए रखा था। यही कारण है कि बलबन के बारे में बहुत सारे इतिहास के विद्यार्थियों की रुचि हो जाती है। उसका जो अद्भुत और विचित्र व्यक्तित्व था, उसने बहुत सारे लोगों की जो रुचि है वो बलबन में पैदा की। अब आगे बढ़ते हैं और बलबन ने क्या काम किए। बलबन ने सभी जागीरों की जांच करवाई और उसमें ऐसे लोग हैं जो निकम्मे थे या जो काम करने के काबिल नहीं थे, उनको वहां से पेंशन देकर मुक्त किया।
बलबन को ढीला ढाला काम पसंद नहीं था। वो अपने कर्मचारियों को, अपने अमीरों को, अपने दरबारियों को एक्टिव रखने के लिए कुछ न कुछ करता रहता था। जैसा कि अपने सेना को एक्टिव रखने के लिए वो सुबह सुबह दिल्ली से रेवाड़ी की तरफ 1000 तीरंदाज और 1000 घुड़सवारों को लेकर जाता था प्रतिदिन और उनको प्रैक्टिस करवाता था। यह उसने अपनी सेना को क्रियाशील रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए वो ऐसा करता था। तो उसने अपने सभी जागीरों की जांच करवाई और जो योग्य थे उनके अलावा बाकी जो लोग थे उनको पेंशन देकर मुक्त किया। उसने नायब का पद है वो खत्म कर दिया। यह वो ही पद था जिसका सृजन रजिया के पतन के बाद होता है और इस पद पर बैठे व्यक्ति का जो काम है वो यह था कि सुल्तान है वो किसी भी काम में उससे सलाह करेगा। खुद बलबन इस पद पर रहता है और यह अमीरों की जो महत्वाकांक्षा थी उसी का यह परिणाम इस पद का सृजन था। लेकिन बलबन ने अमीरों की महत्वाकांक्षा पर कुठारा घात किया था, अमीरों की महत्वाकांक्षा को दबाया था और अमीर वर्ग का दमन भी किया था। अतः वो ये जानता था कि यह पद है वो सुल्तान के अस्तित्व के लिए संकट ही पैदा करेगा। तो उसने इस पद को खत्म कर दिया। फिर चालीसा का दमन, यह जो तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा जिसका संगठन और सृजन इल्तुतमिश ने अपने शासन सत्ता को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया था, उस चालीसा को बलबन ने समाप्त कर दिया। उस चालीसा में से बहुत सारे अमीर हैं, गुलाम हैं, वो तो मर गए थे समय के साथ में, और बहुत सारे हैं वो वृद्ध और बूढ़े हो गए थे। बाकी बलबन यह जानता था कि चालीसा अगर अस्तित्व में रहेगा तो सुल्तान का अस्तित्व संकट में रहेगा या सुल्तान का अस्तित्व दीर्घजीवी नहीं हो सकता। तो बलबन ने इस चालीसा को भी समाप्त कर दिया। अर्थात बलबन अपनी सत्ता जो है उसको कहीं भी विभाजित होने देना नहीं चाहता था। वो सत्ता का एकमात्र केंद्रीभूत अंग है वो बनकर रहना चाहता था, या सत्ता का केंद्रीकरण है वो अपने हाथों में रखना चाहता था। एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो परीक्षा में आता रहता है, अमीर खुसरो, यह नाम बहुत ही प्रसिद्ध है इतिहास में और इसको लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं वो पूछे भी जाते हैं। अमीर खुसरो और उसी के साथ में अमीर हसन, इन दोनों ने अपने साहित्यिक जीवन की जो शुरुआत है वो बलबन के समय में की थी। यह आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, अमीर खुसरो और अमीर हसन। इसमें अमीर खुसरो है वो महत्वपूर्ण नाम है, इसने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी थी जिसका जिक्र है वो हम अलाउद्दीन खिलजी के वक्त या उसको पढ़ते वक्त करेंगे, क्योंकि अमीर खुसरो ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत भले ही बलबन के काल में की हो, लेकिन वो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके वक्त और उसके इतिहास से संबंधित उसके जो स्रोत हैं वो ज्यादा निकट हैं, यह आप ध्यान रखें। फिर गुप्तचर विभाग, बलबन ने अपने जीवन में गुप्तचर विभाग का सृजन किया। गुप्तचर विभाग जो होता था उसको बरीद ए मुमलिक कहा जाता था और जो गुप्तचर होता था उसको बरीद कहा जाता था। सल्तनत काल में गुप्तचर को बरीद कहा जाता था, यह आप ध्यान रखना। जैसे कि अश्वशाला का
जो अध्यक्ष या प्रधान होता था उसको अमीर आखुर कहा जाता था, जो राजकीय नियम कायदों को, दरबारी नियम कायदों को तय करने वाला और मनवाने वाला व्यक्ति होता था उसको अमीर हाजिब कहा जाता था। वैसे ही जो गुप्तचर होता था उसको बरीद कहा जाता था। जो बलबन था उसका गुप्तचर विभाग बहुत ही जबरदस्त था। उसकी सफलता के पीछे उसके गुप्तचर विभाग का महत्वपूर्ण रोल या भूमिका थी। जो अमीर हैं वो हमेशा भयाक्रांत रहते थे कि कहीं हमारी गुप्तचरी न होती हो, और बलबन को उसके राज्य में क्या हो रहा है उसको लेकर जो गुप्त सूचनाएं हैं वो इन गुप्तचरों के माध्यम से मिल जाती थी। गुप्तचर जो होता था उससे यह आशा की जाती थी कि वो सही सूचना ही देगा, और कोई उसका मिलने वाला अमीर हो या उसका कोई निकट अमीर हो, वो गलती करता है तो भी उसकी सूचना है वो बलबन को देनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस गुप्तचर को भी कड़ा दंड दिया जाता था। इस तरीके से बलबन ने अपने गुप्तचर विभाग को बड़ा ही संगठित और मजबूत कर रखा था, और यही उसके शासन की सफलता में एक बड़ी भूमिका निभाता था। फिर आता है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज से तात्पर्य है सैनिक मंत्रालय, आप ये कह सकते हैं रक्षा मंत्रालय। आज की भाषा में अगर इसको कहें दीवाने अर्ज को तो इसका अर्थ होगा रक्षा मंत्रालय। बलबन से पहले संगठित सेना का अभाव था। हालांकि इल्तुतमिश ने इसके बारे में कुछ काम किया था, लेकिन वो व्यापक स्तर पर इस बात पर कोई ज्यादा काम नहीं कर पाया था। बलबन को यह पता था कि अगर शासन को ठीक तरीके से चलाना हो, अगर शासन को मजबूत करना हो और होने वाले मंगोल आक्रमणों का मुंह तोड़ जवाब देना हो, तो एक जो है व्यवस्थित सेना है उसका होना जरूरी था। एक संगठित सेना, नियमित सेना का होना जरूरी था। शासक है वो अनियमित और असंगठित सेना पर निर्भर रहकर अपने शासन का सुव्यवस्थित संचालन नहीं कर सकता। यह बलबन जानता था, और उसी को मद्देनजर रखते हुए उसने दीवाने अर्ज या रक्षा मंत्रालय कह दो या सैनिक विभाग, या आप कह दीजिए सैनिक विभाग का संगठन किया और व्यवस्थित, नियमित और संगठित सेना का सृजन है वो किया। और बलबन की सफलता में एक बड़ा कारक या भूमिका इस दीवाने अर्ज या सैनिक संगठन ने भी निभाई। तो इस तरीके से यह बलबन के कार्य थे, यह बलबन का व्यक्तित्व था, और बलबन के बारे में जो भी प्रश्न मुख्यतः पूछे जाते हैं वो भी मैं आप सभी को बता चुका हूं। बाद में 1287 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। बलबन की मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है कि जब बलबन की मृत्यु हुई तो दरबारियों ने अपने कपड़े फाड़े, वो पैदल पैदल उसकी शव यात्रा में गए और कई दिनों तक वो जमीन पर सोकर शोक प्रकट किया। एक कठोर शासक के प्रति अमीरों का यह जो उनका व्यवहार है यह दर्शाता है कि उनमें बलबन है वो कठोर होते हुए भी लोकप्रिय था। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। आज बलबन है वो समाप्त होता है, और इसके साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूं
कि बलबन की मृत्यु 1287 में हो जाती है और उसके बाद में उसका पोता है, वो छोटा सा था, वो शासक बनाया जाता है, लेकिन उसको बाद में मार दिया जाता है और जलालुद्दीन खिलजी नामक व्यक्ति है, वो 1290 में शासक बन जाता है और खिलजी शासन की स्थापना या खिलजी वंश की शुरुआत है वो 1290 में हो जाती है। ये होता है जलालुद्दीन खिलजी, जो 1290 में खिलजी शासन की स्थापना करता है और यह अलाउद्दीन खिलजी का चाचा और ससुर था। तो यह सब है, हम खिलजी वंश को पढ़ते हुए पढ़ेंगे। आज का जो आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।